हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज चैप्टर 6 रहेगा, जैसे कि क्लास 10th की एनसीईआरटी हमारी चल रही थी। इसके बाद एक चैप्टर और बचेगा और क्लास 10th की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी ना, एंड देन हम क्लास 9th की ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। और नोट्स आपको कुछ इस तरह से हाईलाइट करके प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आप सेव कर सकते हो, और साथ में आपको फिर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इजीली यहीं से रिवाइज़ कर पाओगे ना जब भी आप रिवाइज़ करोगे चीज़ों को। तो चलिए शुरू करेंगे। क्लास की पीडीएफ्स वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है ना, फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चैप्टर है हमारा विनिर्माण उद्योग, यानी कि इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई हैं। अब जैसे कि इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके उसे ज़्यादा यूज़फुल और बेहतर बनाया जाता है ना। और रॉ मटेरियल मिलता कहाँ से, तो हमें कृषि से मिलता है ना। तो कृषि, जैसे कि लास्ट चैप्टर हमारा 5th जो था वो कृषि से रिलेटेड था। उसके बाद इंडस्ट्री के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि कच्चे पदार्थ को मूल्यवान, ठीक है, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। ठीक है, विनिर्माण कह लीजिए या फिर उसी को वस्तु निर्माण कहा जाता है। जैसे कि कागज़ लकड़ी से, कागज़ कैसे बनाया जाता है, लकड़ी से बनाते हैं। चीनी जो है गन्ने से बनाया जाता है। लोहा इस्पात और लौह इस्पात चलता है आपका। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निर्मित होता है ना। तो ये सब रॉ मटेरियल थे और इनका इस्तेमाल करके हम क्या बना रहे हैं, कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीज़ें बना रहे हैं, और इसी को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। जैसे कि द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं, जैसे कि स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थों संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए प्राइमरी सेक्टर, जैसे कि हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना कि चीज़ें जो हैं 3 सेक्टर्स में डिवाइड होती है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर में आपका सबसे ज़्यादा चीज़ें कौन सी आती हैं, तो कृषि से रिलेटेड फार्मिंग आपका एक तरह से प्राइमरी में आ जाता है। सेकेंडरी में इसी का जो रॉ मटेरियल होता है उसका इस्तेमाल करके इंडस्ट्रीज़ के थ्रू उनको एक नया रूप दिया जाता है, ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ में उनको बदल दिया जाता है ना। और इसमें सर्विसेज आती हैं, सेवाएं जो प्रदान करी जाती हैं ना। तो इसी तरह द्वितीयक सेक्टर की बात करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे तो वो आपका इसी में आ जाता है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में इस तरह की चीज़ें इनका रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। किसी भी देश की अगर आप आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से ही मापी जाती है ना। अगर हम किसी भी देश की आर्थिक उन्नति को मापना चाहते हैं तो वहाँ पे चीज़ें, इंडस्ट्री कितनी बेहतर है वहाँ की, ये चीज़ कहीं ना कहीं इस पर डिपेंड करती है। विनिर्माण का महत्व क्या हो जाता है, तो विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषता आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। क्यों समझा जाता है, क्योंकि विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, कृषि के आधुनिकीकरण यानी कि इंडस्ट्री कृषि पे डिपेंड है, और साथ में अगर हम देखते हैं ना तो कृषि भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है ना। बिकॉज जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है, आधुनिकीकरण हुआ है, उसके लिए द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध करा करके कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। और देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त हो जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि कृषि और इंडस्ट्री एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ना, यानी कि कृषि में जो भी आधुनिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं वो इंडस्ट्रीज़ के थ्रू ही तो उनको बनाया जाता है। तो इंडस्ट्रीज़ पे भी चीज़ें कहीं ना कहीं वो डिपेंड होती हैं। ठीक है, निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है और जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। यानी कि जब हम विदेशों से व्यापार करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें बदले में भाई विदेशी मुद्रा मिल जाती है ना, फॉरेन करेंसी मिलती है जो हमारे लिए वैल्यूएबल मानी जाती है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है ना। देखिए वही बात आ गई, जब हम बात करेंगे इंडस्ट्री की और कृषि की तो दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, अलग अलग हम इनको नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर होते हैं और इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे कि सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक हो गए, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें व कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर होता है। जो चीज़ें इंडस्ट्री में बनाई जाती है ना, तो इस तरह से दोनों एक दूसरे पे
डिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरे के बिना इन्हें देख पाना थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर नहीं माना जाएगा ना। अब उद्योगों के वर्गीकरण की बात आती है तो उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया ना। प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर तो पहला है कृषि आधारित स्रोत और दूसरा है खनिज आधारित ना। अब कृषि से हमें कौन कौन से रॉ मटेरियल मिलते हैं, तो सूती वस्त्र हो गया, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफ़ी, वनस्पति तेल, ये सारी चीज़ें हमें कृषि से मिलती हैं, फार्मिंग से मिलती हैं। खनिज की बात करेंगे तो लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, औजार, पेट्रो रसायन उद्योग, ये सारी चीज़ें हमें खनिज से मिलती हैं। सेकेंड टाइप है प्रमुख भूमिका के आधार पर, जैसे कि आधारभूत उद्योग और साथ में उपभोक्ता उद्योग की बात करते हैं, तो जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे कि लोहा, इस्पात, तांबा प्रगलन व एल्यूमीनियम प्रगलन उद्योग, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते, जैसे कि चीनी, दंत मंजन, कागज, पंखे वगैरह, सिलाई मशीन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। पूंजी निवेश के आधार पर बात करेंगे तो एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है और निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है और अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है या निवेश मूल्य समय के साथ बदला गया है और वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। और स्वामित्व के आधार पर बात करेंगे तो सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल आदि यहाँ पे हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित है, जैसे कि टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग आदि। और संयुक्त उद्योग की बात करेंगे तो वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे कि ऑयल इंडिया OIL, ठीक है, राज्य और आपकी जो राज्य सरकार है और साथ में निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से ही चलाया जाता है, ठीक है। निजी क्षेत्र यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर के कोई कंपनी अगर रेगुलेट कर रही होती हैं तो उसे हम ये कहेंगे संयुक्त उद्योग कह सकते हैं ना। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। टाइप दिया गया है, आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डीप में जाकर के इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। और इसके बाद आ जाता है आपका सहकारी उद्योग, जो इसका एक टाइप बचा हुआ है, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है और संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि पर विभाजन की आनुपातिक होती है, जैसे कि महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। भाई कृषि आधारित उद्योग, कृषि से रिलेटेड कौन कौन से उद्योग हो जाते हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा ही, तो ये आपका सूती वस्त्र हो, पटसन, रेशम, ऊन, चीनी, चाय, ये सारी चीज़ें हमें कृषि से ही मिलती है ना। अब वस्त्र उद्योग की बात करेंगे तो वस्त्र उद्योग में पहला हमारा सूती वस्त्र उद्योग आ जाता है। अब सूती वस्त्र उद्योग जो कि जहाँ से सूती वस्त्रों का उत्पादन किया जाएगा, इसको हम शॉर्ट में इस तरह से समझ लेंगे कि किस तरह से इस पर हम कम्प्लीटली खुद से, मतलब नहीं हमें रॉ मटेरियल के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है, ना ही कुछ चीज़ें ना, हमें सब कुछ यहीं पे अपने इंडिया में ही अवेलेबल मिल जाता है ना। जैसे कि रेशा की बात करेंगे तो वो भी अवेलेबल है, जैसे कच्चा रेशा कहें, उसके बाद उसका गिनिंग यानी कि जो भी उसमें काले काले बीज होते हैं उनको निकालना है ना, जिसे हम धुनाई या कताई करना कहेंगे। सूत मिल जाता है, फिर उसका बुनाई किया जाएगा और उसके बुनाई करके कपड़े में बदल दिया जाता है, फिर उसका रंगाई, अलग अलग कलर दिए जाते हैं, क्योंकि वो सफ़ेद कलर का होता है, रंगाई और परिष्कृत करके फिर उसको वस्त्रों में, गारमेंट्स में चेंज कर दिया जाता है ना। तो इस तरह से कम्प्लीटली रॉ मटेरियल से लेकर के कपड़े बनाने तक का काम हमारे इंडिया में ही हो जाता है। तो इस वजह से ये चीज़ें काफ़ी बेहतर होती हैं ना। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया था, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित है ना, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा जो कपास है उत्पादित किया जाता है, महाराष्ट्र हो गया या फिर गुजरात हो गया। लेकिन फिर चीज़ें बढ़ती गई और इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है और कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई वाले, डिजाइन बनाने वाले, पैकेट बनाने वाले और सिलाई करने वालों को भी आजीविका प्रदान करता है ना। बिकॉज जो प्रोसेस है इसके बनने का, कपड़ा वगैरह, गारमेंट्स बनने का, उन सभी में कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी इस्तेमाल होती हैं। तो इससे जो रोज़गार के अवसर है वो भी बढ़ रहे होते हैं ना, जो सब चीज़ें कर रहे होते हैं उनके रोज़गार के अवसर बढ़ जाते हैं।
कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में ही स्पेशली केंद्रित है, वहीं पे ये सारी चीज़ें होती हैं अभी भी। ठीक है, बाकी चीज़ें क्या हो जाती है कि पटसन की बात करेंगे। पहला हो गया सूती वस्त्र, सूती वस्त्र का ये पूरा प्रोसेस समझ लिया। और ये भी चीज़ कि हमें इसके लाइक रॉ मटेरियल से लेकर के कपड़े तक के लिए कहीं बाहर की कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद सारा चीज़ें हम इंडिया में ही कर लेते हैं ना। पटसन उद्योग जो कि पौधे से प्राप्त होता है, पटसन भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है, यानी कि खुद तो इस्तेमाल करते भी हैं हम, दूसरे देशों को भी प्रोवाइड कराता है ना। 10 से 11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे और इसमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर है। 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक सकरी मेखला में स्थित है ना। तो दूसरी चीज़ ये क्लियर हुई कि पटसन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल है भारत में। अगर हम देखते हैं ना, तो पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में 1855 में लगाया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। अगर हम देखते हैं ना कि पटसन उत्पादन क्षेत्रों की निकटता, सस्ता जल परिवहन, सड़क, यानी कि अगर हम कहीं पे इसको उत्पादित करना शुरू कर देना, तो हर एक चीज़ को देखते हैं कि ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं आसपास, जो उसके उद्योग को थोड़ा सा ईजी बना देता है ना। मतलब संसाधन रिसोर्सेज होने चाहिए, तभी तो हम उसकी खेती अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, और पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध भी होना, ये सब भी रीज़न है कि हुगली के तट पर ही सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है और उससे रिलेटेड जो एटमॉस्फेयर चाहिए वो भी उसको वहाँ पे मिल जाता है ना। नेक्स्ट है हमारा चीनी उद्योग की बात करते हैं, तो भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ और खांडसारी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। यानी कि चीनी तो दूसरे स्थान पर कर रहा है उत्पादन, लेकिन अगर हम गुड़ और खांडसारी की बात करेंगे तो उसमें पहले नंबर पे है। चीनी मिलें जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है ना। ये आप देख पाओगे। वस्त्र उद्योग हैं जो कि यहाँ पे शो किए गए हैं। सूती, ऊनी और रेशम तीनों वस्त्र उद्योग आपको अलग अलग दिख जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे उत्पादन किया जाता है। इंडिया के मैप से आप देख सकते हो। और साथ में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश, यानी कि आधे से अधिक सिर्फ और सिर्फ यूपी और बिहार से ही आता है। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट, खनिज आधारित उद्योग की बात करेंगे, तो वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। लोहा तथा इस्पात उद्योग की बात करेंगे, तो लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर हैं। ठीक है, और चीज़ें क्या हैं कि भाई इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्रायः एक देश के विकास का पैमाना माना जा सकता है। ठीक है, और इस्पात वगैरह जो भी है, और लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग की कैटेगरी में आते हैं। इस्पात को कठोर बनाने के लिए जो इस्पात स्टील होता है उसको थोड़ा, क्योंकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है नेचर में, तो उसमें मैग्नीज़ का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो कठोर हो जाए, है ना, हार्ड हो जाए और जल्दी से ईजिली टूटे ना। भारत में जो छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस लोहा और इस्पात आपको देखने को मिलता है ना। अब इस्पात के निर्माण की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, ये वो आप यहाँ पे समझ सकते हो ना, छोटे से जो बॉक्स में आपको दिया गया है। जैसे कि कच्चे माल का कारखाना तक परिवहन, मतलब कच्चे माल जो भी रॉ मटेरियल है उसको कारखाने तक ले जाया जाता है। लौह का गलाया जाना, फिर चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जो इसमें मिलाया जाता है। धातु का मैल हटाया जाता है और गैस को गर्म करने के लिए कोक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो कोक होता है, कोयला होता है, उसका ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। फिर ढलवा लोहा किसे कहते हैं, तरल, इसको जब भाई गर्म किया गया, पिघलाया गया, तो तरल पदार्थ जो सांचों में डाला जाता है, इससे ढलवा लोहा तैयार होता है ना। इसे ही कहा जाता है ढलवा लोहा या पिग आयरन इंग्लिश में कहते हैं ना। इस्पात फिर कैसे बनाएंगे इसकी हेल्प से, तो भाई ढलवा लोहे को पुनः गलाया जाता है। ये अभी शुद्ध हो चुका था, अब उसको फिर से गलाया जाएगा ऑक्सीकरण के द्वारा, शुद्धता हटा करके, तथा मैग्नीज, निकल, क्रोमियम मिला करके शुद्ध किया जाता है और फिर धातु को आकार देते हैं ना। जिस भी आकार में आप देना चाहो उसमें उसी शेप में उसको ढाल दिया जाता है, रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई और गढ़ाई के द्वारा, इस तरह से। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है किस तरह से आप इस्पात का निर्माण करते हैं। लोहा और इस्पात कि जो एक तरह से इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहाँ कहाँ पे लगाई गई हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो।
है ना। एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम पुर्गलन की बात करेंगे तो यहाँ पे दूसरा सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो शोधन है भारत में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम का शोधन किया जाता है। इसका इस्तेमाल करके बनाई क्या क्या चीज़ें जाती हैं, तो बनाई जाती हैं हवाई जहाज़, क्योंकि हल्का होता है तो हवाई जहाज़ बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं बिकॉज लाइट है। बर्तन तथा तार बनाने में तार बना सकते हैं बिकॉज ये एक तो सुचालक है और लचीला भी काफ़ी ज़्यादा होता है ना, तो इस तरह से इसको तार में बदल दिया जाता है। और एल्यूमिनियम कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ना। और यहाँ पे एल्यूमिनियम के अयस्क का कितना क्वांटिटी लिया जाता है, देखिए ना। बॉक्साइट जो कि इसका क्या है, एल्यूमिनियम का एक और है, अयस्क है ना, 4 से 6 टन लिया जाता है। फिर 2 टन लगभग एल्यूमिना मिलता है और 1 टन, इतने में से 1 टन आपको एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगा ना। अब ये पूरा प्रोसेस जैसे हमने लो अयस्क का देखा था वैसे ही बॉक्साइट का है। कच्चा माल बॉक्साइट खनन के द्वारा निकाला जाता है, फिर एल्यूमिना बनेगा और फिर ये सारे 3 प्रोसेस आप देख पा रहे हो ना, चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो हमें इस तरह से ये यहाँ पे मिल जाएगा ना। रसायन उद्योग की बात करते हैं तो यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा और विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर हमें देखने को मिलता है। इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों ही क्षेत्र जो हैं रसायन में सम्मिलित होते हैं। अकार्बनिक रसायनों की बात करेंगे तो जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, जैसे उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक गोंद, रंग रोगन, डाई आदि के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा ऐश, है ना, और इन सब के कास्टिक सोडा, ये सब अकार्बनिक में आ जाते हैं। कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल होता है जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ जो रंग उड़ाने में इस्तेमाल करते हैं, और सदी रसायन आदि बनाने में इस्तेमाल किया जाता है कार्बनिक रसायनों का। तो ये हो जाता है। उर्वरक की बात करेंगे, फर्टिलाइजर्स। सो उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक मुख्यतः यूरिया हो जाता है। फास्फेटिक उर्वरक जिसे DAP कहते हैं, अमोनियम फास्फेट, और मिश्रित उर्वरक जिसमें 3 तत्व होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास, ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं ना। तो ये आपको ऊपर ऊपर पता होना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा डीप जाके रटना नहीं है। कहाँ कहाँ पे उर्वरक पाया जाता है तो ये आप देख सकते हो, इन स्टेट्स में उर्वरक की मात्रा पाई जाती है। सीमेंट उद्योग में क्या होता है, इसमें जो इसके रॉ मटेरियल होते हैं जिससे सीमेंट बना हुआ होता है, तो चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम, इनको मिला करके ही आपका सीमेंट एक तरह से तैयार होता है ना। और गुजरात में सीमेंट उद्योग की एक इकाई लगाई गई है और पहला सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। ठीक है, सो ये चीज़ें हो जाती है। मोटर गाड़ी उद्योग की बात करेंगे तो मोटर गाड़ी उद्योग सबसे ज़्यादा इन जगहों पे हमें देखने को मिलती है। और इसके बाद हम देखेंगे ना तो सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की बात करते हैं तो बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इन सभी को हब माना जाएगा। ठीक है, सो 2 का सर्वाधिक संकेंद्र आपको इन जगहों पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण से सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें होती हैं, तो ये 4 प्रदूषण आपको देखने को मिलते हैं। वायु प्रदूषण तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये सबसे ज़्यादा जहरीले और सबसे ज़्यादा प्रदूषित माने जाते हैं। ठीक है, जल प्रदूषण की बात करेंगे तो कार्बनिक अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण होता है। यानी कि जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है ना, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होगा हर तरह का, वो सब कुछ नदियों में ही फेंक दिया जाता है ना। इसकी वजह से होता क्या है, जल प्रदूषण होता है। और साथ में तापीय प्रदूषण किसे कहते हैं ना, ये भी जल प्रदूषण जैसा ही होता है पर थोड़ा सा अलग है, समझने की ज़रूरत हो जाएगी ना। जैसे कि कारखाने वगैरह में ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है, तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। होता क्या है, इससे जो भी जलीय जीव होते हैं ना उन पे बुरा नुकसान पड़ेगा। ठीक है, लाइक एक तरह से उनके लिए हार्मफुल ये हो जाएगा ना, तो इस तरह से नहीं किया जाता। अगर ऐसा हो रहा है तो इसे हम तापीय प्रदूषण कहते हैं। सो ओवरऑल ये भी हमारा कंप्लीट हो गया ना। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज पार्क्स वगैरह कहाँ लगाए गए हैं, कहाँ कहाँ पर, ये आप देख सकते हो ना। सो आई थिंक जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे है ना, वो सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं और जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं
और बाकी चीज़ें आप एक्सरसाइज देख सकते हो ना, एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपको लगता है तो बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए एक बारी, ठीक है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए आपको। सो क्लास की पीडीएफ्स वगैरह हैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दी जाएंगी। जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं आप सेव करके रख सकते हैं अपने फ़ोन में, और जब भी चाहें रिवाइज कर सकते हैं ना। इवन नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो हाईलाइटेड पॉइंट्स को आप जब भी चाहें आराम से नोट्स बना के रख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ना। थैंक यू सो मच एवरीवन।